स्टार्ट और करंट अफेयर्स रीच कर। और जो करंट अफेयर्स की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, इस पर्टिकुलर सीरीज में जो है हमने बहुत सारी चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कस किया है। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने आपको बताए हैं, एंड ऑल दोज इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ऑल दोज इम्पोर्टेंट सोशल थिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन आने वाले समय में। ठीक, वहां पर आपको जो है इन चीजों के बारे में अपडेटेड रहना, अपडेशन में रहना आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क है, एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है। ठीक है ना। हम जो देखो ना, करंट अफेयर्स में क्या होता है कि जो भी लोग न्यूज़पेपर को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, अगर न्यूज़पेपर को जो है आराम से रीड करते हैं, उन लोगों को ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती है सवाल को टैकल करने में। लेकिन जो लोग जो होते हैं वो रेगुलर नहीं है, रिपीटेड रिवाइज नहीं करते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इन ऑर्डर टू एड्रेस इट। जैसे कि अगर देखोगे लास्ट क्वेश्चन में, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने आपको एक सवाल पूछा था, बहुत सिंपल सवाल था, ज्यादा मुश्किल सवाल भी नहीं था। सवाल क्या पूछा था मैंने आपसे पूछा था कि भाई जो प्रवासी भारतीय दिवस हम इंडिया में मनाते हैं, कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, ये हम मनाते हैं, ये हम कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? What should we say? इसको मनाया जाता है 9th ऑफ जनवरी। कब मनाते हैं? 9th ऑफ जनवरी, 9 जनवरी को जो है हम इसको मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस को हम कब मनाते हैं? 9th जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? वाई दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट टू अस? बिकॉज जो हमारे भारत के फादर ऑफ नेशन है, दैट इज महात्मा गांधी जी, जो है वो इंडिया में लौटे थे। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से? वो साउथ अफ्रीका थे। तो साउथ अफ्रीका में से वो कहाँ लौटे थे? इंडिया में आए थे। और जब वो इंडिया में आए थे तब कौन सी तारीख थी? तो भी तारीख थी 9 जनवरी। ठीक, तो आपको जो है ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, अपडेटेड। ये नहीं कि बस आपने पढ़ लिया कि भाई प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं तो अब बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। अगर आप इस चीज को पढ़ रहे हो तो उसके बारे में अपडेटेड रहना भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को हम जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस है, ठीक है, साउथ अफ्रीका तो इंडिया में आए थे। तो जब आप ये सुनते हो तो आपको ना इसके साथ एक चीज भी ऐड करनी है। ठीक है, कि जो इंडियंस है जो कि बाहर से देश में रह रहे हैं, ठीक है, अब वो इंडियंस जब इंडिया में उनका पैसा भेजते हैं, राइट, अब वो जो इंडियंस है जब वो इंडिया में पैसा भेजते हैं तब वो लोग क्या करते हैं? ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रेमिटेंस। जो इंडिया में आता है रेमिटेंस आता है, रेमिटेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर आप रिसेंट रिपोर्ट में देखोगे, आप रिसेंट रिपोर्ट में पढ़ोगे रेमिटेंस के मामले में, तो रेमिटेंस क्या है? तो जो बाहरी इंडियंस है जो बाहर के देश में रह रहे हैं, उनके द्वारा भारतीयों को जो पैसा भेजा जाता है, उन पैसों को क्या बोलते हैं? रेमिटेंस का पैसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रेमिटेंस इंडिया में आ रहा है, तो दुनिया में देखो तो दुनिया में हाईएस्ट रेमिटेंस कौन सा देश अगर कमाता है, तो देश कौन सा है? हमारा इंडिया ही वो देश है। इंडिया ही वो कंट्री है जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस क्या करता है? कमाता है। ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस करने वाला, अर्न करने वाला देश कौन सा है? इंडिया है। ठीक है, कितना रेमिटेंस अब कमाता है? तो ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 126 बिलियन डॉलर, 126 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस जो है वो इंडिया में आता है, विच इज ह्यूमंगस अमाउंट। अगर आप देखोगे तो हमारे पीछे कौन है? हमारे पीछे मेक्सिको है रैंक सेकंड पे, रैंक थर्ड पे कौन है? तो रैंक थर्ड पे चाइना है। ठीक है, चाइना का तो बहुत कम है, 50-55 के बिलियन के पास ही उसका आता है हमेशा। ठीक है, देखिए इंडिया इज द हाईएस्ट रेमिटेंस अर्निंग कंट्री इन द वर्ल्ड, which is again a very much huge thing, which is very great। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हमसे डिस्कशन जो है हमने डिटेल में किया है लास्ट टाइम भी, तो मैं चाहता हूँ आप इन सब के बारे में पढ़ो। देन थर्ड, मैं और एक चीज के बारे में आपको बोला है लास्ट लेक्चर में, ठीक है, जहां पर मैंने जीडीपी की जो कंसेप्ट है वो आपसे डिस्कस की है। वाई मैंने डिस्कस की थी? बिकॉज जो नेशनल लाइक स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है एनएसओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत काम करता है, इसका एक रिपोर्ट आया था जिसने बोला था इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है
वो अराउंड मतलब अप्रोक्स कितने होने वाला है, अप्रोक्स 7.3% के आसपास की ग्रोथ होने वाली है। इसके बारे में जो है डिस्कशन हुआ था उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंतर्गत, तब आपको जो है जीडीपी का कंसेप्ट समझाया गया था। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है उन सब बच्चों से जो नए बच्चे हैं, आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक बार जाओ वापस से रिविजिट करो एंड वापस से उस वीडियो को देखो, उसको अपडेट करो। प्रीवियस वीडियो बिना देखे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स मी स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर सेशन, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, डू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, आपको पता है कि सवाल के बारे में व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। अगर जो भी बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो कि जिन्होंने लास्ट टाइम लेक्चर किया है, ओके, दे कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। Yes, जिन्होंने भी लास्ट टाइम लेक्चर किया है they can easily attend. Why they can easily attend this question? Because देखो क्या है ना, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि जो एलिजाबेथ वॉरेन की है, ठीक है, इन्होंने रिजाइन दिया है, इन्होंने क्या किया, रिजाइन दिया है एज अ पीएम ऑफ फ्रांस, ठीक है, रिजाइन दिया है। तो ऑब्वियसली होगा कि वो तो करेक्ट आंसर में नहीं होगी, ठीक है, दैट इज वेरी मच ऑब्वियस थिंग, ठीक है, तो वो तो आपका आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए जो आपका डेट होगा ये तो करेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड आप लिखा है इमैनुअल मैक्रोन। मैक्रोन कौन है? मैक्रोन तो प्रेसिडेंट है। यहाँ पे बातचीत किसकी चल रही है? पीएम की चल रही है, तो ये भी हट गए, ठीक है। नाउ यू लेफ्ट विथ ओनली टू ऑप्शन, आइदर बी और अदर ऑप्शन सी, ठीक है, आइदर बी इज करेक्ट और अदर सी इज करेक्ट, ठीक है। दोनों में जो आपको करेक्टली मार्क करना है। व्हाट शुड द करेक्ट आंसर? ठीक है, गैब्रियल अटल इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर है आपका? ठीक है, गैब्रियल अटल जो है आपका वो एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो गैब्रियल अटल बने हैं फॉर न्यू सीएम पीएम ऑफ फ्रांस, वो आपको क्या करना है, याद रखने हैं। ना ये भी समझो क्यों जरूरत है इसको याद रखने की, बिकॉज मैंने अभी बोला लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जो इंडियन रिपब्लिक डे है 26 उस वहां पे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन वो आने वाले हैं। तो फिर क्या बन जाता है, अगर वो आ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली जो रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस वो सारा रिलेशन क्या होता है, न्यूज में आता है। तो इसलिए उसके रिगार्डिंग कुछ भी न्यूज आती है तो आपका एक दायित्व बनता है कि वो सारे न्यूज को आप पढ़ो, ठीक है। इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर सवाल आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक। थोड़ा सा अगर हम और जानने की बात करते हैं तो आपको एक और चीज भी सीखनी है इससे पर्टिकुलरली, ठीक है। जो गैब्रियल अटल है, ठीक है, गैब्रियल अटल है करंटली सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। अभी करंटली तो कौन थे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन संभाल रहे थे, लेकिन अभी वो कौन बने हैं, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी वही संभाल रहे हैं। प्लीज राइट ऑन दिस, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। ही इज द यंगेस्ट पीएम, यंगेस्ट पीएम इन मॉडर्न फ्रेंच हिस्ट्री। अगर मॉडर्न फ्रेंच हिस्ट्री की बात करें तो ही इज द यंगेस्ट, क्या कौन बने हैं, यंगेस्ट पीएम बने हैं। कब बने हैं? एट द एज ऑफ 34, he becomes the youngest PM at the age of 34। तो इसको भी आप याद करो, एट द एज ऑफ 34 में ये क्या बने आपके यंगेस्ट पीएम बने हैं, ठीक है, मॉडर्न के फ्रेंच हिस्ट्री में। दैट इज नेम्ड टू बी रिमेम्बर्ड। He has also left behind the Laurent Fabius, okay, who appointed a PM in 1984 at the age of 7। लेकिन अभी जो है कौन बने हैं, गैब्रियल अटल जो है अभी बने हैं और वो एक यंगेस्ट पीएम है इन अ मॉडर्न फ्रेंच हिस्ट्री। दैट इज एन आउटस्टैंडिंग थिंग व्हिच यू नीड टू बी रिमेंबर, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं और एक चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। लास्ट में मैंने बोला था अर्जुन अवार्ड, तो मैंने लास्ट लेक्चर में अर्जुन अवार्ड डिस्कस किया है, अर्जुन अवार्ड, ठीक है। तो मैं बस चाहता हूँ कि आप एक बार मुझे कमेंट्स में बताओ कि कितने अर्जुन अवार्ड्स कौन से पर्सनैलिटी को मिला है और कितने अर्जुन अवार्ड्स जो है
वो अभी हालांकि डिक्लेयर किए गए हैं। कितने लोगों को डिक्लेयर किए गए हैं? जिन भी लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है या फिर जिन भी लोगों को उसके बारे में पता है, याद है, वो लोग इजीली इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ नेक्स्ट, यस, मैं सोचो, अपॉइंटमेंट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रुशियल फॉर यू। सारी की सारी जो अपॉइंटमेंट होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है आपके लिए, इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, क्रुशियल भी होती है, ठीक है। यस, व्हाट डू यू थिंक? जो इंडियन फिनटेक है, ऐसा फोन पे, ठीक है, इंडियन फिनटेक क्या है वो? इंडियन, कौन सा इंडियन फिनटेक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? हम बातचीत कर रहे हैं फोन पे के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन हुआ है रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ सीईओ? यहाँ पे कौन है जो रिसेंटली सीईओ बना है, ठीक है, सीईओ ऑफ इट्स इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस। देखो, अपॉइंटमेंट्स आर वेरी क्रुशियल, अपॉइंटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट को आपको हमेशा ही पढ़ते रहना है, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? रिमेंबर योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रितेश भाई। रितेश भाई, रितेश भाई है, yeah, Ritesh Pai has been appointed as a CEO of a PhonePe for international payment businesses. तो यहाँ पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन भी आपके लिए ऐड करके रखी फोन पे के बारे में भी, ठीक है। फोन पे आप सबको पता है पेमेंट जायंट है इंडिया का, ठीक है। आई होप कि आप लोगों में से सभी लोग जो भी वीडियो को सुन रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी वन आपका से फोन पे को क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। फोन पे का नेटवर्क है, फोन पे हैज अ नेटवर्क ऑफ 500 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर है उसके। फोन पे रजिस्टर्ड यूजर कितने हैं? टोटल 500 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर है फोन पे के, प्लस 37 मिलियन के आके मर्चेंट है, मर्चेंट्स है अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। 500 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर है एंड 37 मिलियन अभी क्या मर्चेंट है अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, लोकेशन क्या है इसका? जो बेंगलुरु उसका लोकेशन है, एस्टैब्लिश में हुआ है 2015 में, ठीक है। बेंगलुरु इज द लोकेशन एंड एस्टैब्लिश ईयर क्या है इसका? 2015 उसका क्या है, एस्टैब्लिश ईयर है, ठीक है। दैट वी जस्ट नीड टू बी रिमेंबर, very important and very crucial thing for you as well. Now, let me move on to the next question. Yes, consider the following statement regarding the RAC Limited. तो सोचो इसके बारे में। तो सोचिए इसके बारे में। हमें क्या करना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वहां से पढ़ना है। We need to identify the which of the following, which of the statements given above is the correct statement. कौन सी स्टेटमेंट जो क्या आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें क्या करना है, डेट करना है, फिर उसको हमें क्या करना है, समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पे किसके बारे में बोले जा रहे हैं, यहाँ पर RAC लिमिटेड के बारे में, ठीक है। RAC लिमिटेड के बारे में इसको बोला जा रहा है, ठीक है। नोट द फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? दिस इज वन सेंट्रल PSU, एक सेंट्रल PSU है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत रन होती है, which is very true, very true, first statement is very true, ठीक है। बेसिक थिंग है इसके बारे में, तो और उसको आप आपको पता होना आपके लिए क्या है, जरूरी है,
ठीक है। इसका काम क्या है फिर इस पर्टिकुलर पीएससी पब्लिक, इसका काम है इट इन्वॉल्व अ फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स इन अ पावर सेक्टर वैल्यू, इन अ पावर सेक्टर with a value chain from generation to distribution, value chain from generation to distribution, which is again a very much question and very much important, ठीक है। तो पावर सेक्टर का जनरेशन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर द्वारा क्या की जाती है, चलाया भी जाता है। तो वो जो स्टेटमेंट आपके यहाँ पे मेंशन है, वो स्टेटमेंट था करेक्ट स्टेटमेंट फॉलो। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर देन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको जो ऑप्शन सी है वो क्या आपका करेक्ट आंसर है। वो स्टेटमेंट जो मेंशन है यहाँ पर, दोनों स्टेटमेंट क्या आपके सही स्टेटमेंट है व्हिच यू नीड टू बी रिमेंबर, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि अभी ये न्यूज में क्यों है। REC sets a 1 lakh crore sanction target, okay, sanction target for infrastructure space including the roadways and highways, okay। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, okay। This strategic move marks a substantial rise from the previous year, with where they sanctioned the 85,000 crore। ये प्रीवियस इंडिया का सैंक्शन कितना 85,000 करोड़ का, अभी कितना वो सैंक्शन बोल रहे टोटल 1 लाख करोड़ सैंक्शन के बारे में बोल रहे हैं। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द कंपनी हैज सेट अ टारगेट, कंपनी हैज सेट अ टारगेट टू एनहांस इट्स रिन्यूएबल एनर्जी portfolio, enhance its renewable energy portfolio, in which is aiming to reach a 3 lakh crore. They focus to involve, focus to enrich a 3 lakh crore by the year 2030. Okay, by the year 2030. So that is the target, and believe it, that will be has to be done. ठीक है। yes, तो सब्सटैंशियल आया है REC कैसे भी चल रहा है, तो आपको रेडी रहना होगा। एक मिनट एक क्वेश्चन सोचो। IIT मद्रास अगेन हमेशा ही न्यूज में रहती है IIT मद्रास, ठीक है। अलग अलग चीजों के कारण, अलग अलग इनिशिएटिव्स के कारण, ठीक है। आप सबको पता होगा कि इंडिया के बाहर जो यूनिवर्सिटीज ओपन की गई है, पहली यूनिवर्सिटी इंडिया के बाहर जो पहली यूनिवर्सिटी जो ओपन की गई है, वो भी IIT मद्रास द्वारा ही की गई है, ठीक है। मतलब द IIT कैंपस आउटसाइड द कंट्री जो भी ओपन हुआ है वो किसके द्वारा किया गया है, IIT मद्रास द्वारा ही उसको भी ओपन किया गया है, व्हिच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन आपको ये भी पता होगा कि IIT दिल्ली में भी न्यूज में थी, IIT दिल्ली भी न्यूज में थी, IIT दिल्ली ये भी न्यूज में थी। क्यों? और इन्होंने भी अपना पहला कैंपस ओपन किया था आउटसाइड द कंट्री। वो कहाँ पे किया था उन्होंने? वो उन्होंने किया था यूएई में। कहाँ पे किया था? यूएई में, IIT दिल्ली, ठीक है। अब IIT मद्रास ने क्या किया ना, अपना और एक कैंपस ओपन किया है आउटसाइड द कंट्री। तो वो उन्होंने कहाँ पे किया है, इज द क्वेश्चन। रिमेंबर दैट कैंपस इज ओपन कहाँ पे हुआ है? श्रीलंका। Where they have opened it? श्रीलंका में they have opened it. Okay, in which country they have opened a new campus? IIT Madras they opened in Sri Lanka। कहाँ में open IIT Madras? श्रीलंका में open किया है, आपका ओपन किया गया है, ठीक है। तो IIT Madras, IIT Madras they have opened a new campus, they opened new campus at Kandy in Sri Lanka। कहाँ पे? श्रीलंका में उन्होंने क्या किया है, अपना नया कैंपस ओपन किया है, यहाँ कहाँ पे? श्रीलंका में, ठीक है। Now, the proposal was a part of a budget 2024. ये proposal क्या है? It's a part of budget 2024 presented by the Sri Lankan president, okay, Ranil Wickremesinghe, okay, as the finance minister. Earlier, the IIT Madras had opened its campus in Tanzania
इन नवंबर 2023। इसको ना मार्क करो, प्लीज मार्क दिस लास्ट लाइन। लास्ट लाइन आर वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तंजानिया में जो आईआईटी मद्रास ने ओपन किए थे, आईआईटी मद्रास ओपन प्लेस ना तंजानिया में, ठीक है, तो जो ओपन किए थे, तो वो जो ओपन अप थे वो सबसे पहली बार हुआ था ओपन। तो फर्स्ट आईआईटी जो आउटसाइड द कंट्री हुई थी, दैट इज इन तंजानिया, व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई इस ओपनिंग जो है आपकी तंजानिया की बहुत ज्यादा क्या आपके लिए एक इम्पोर्टेंट साबित होती है, ठीक है। दिस ओपन दिस आईआईटी मद्रास इट स्टार्टेड इस कैंपस इन तंजानिया इन नवंबर 2023। तो उसके बाद फिर अगर पहली आईआईटी को पूछेंगे ना आउटसाइड द कंट्री कौन सी है, तो वो भी आईआईटी मद्रास ही है, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी के आईआईटीज के जो काम है वो स्टार्टेड हो जाते हैं, दैट विल जस्ट नीड टू बी रिमेंबर, ठीक है। यस, तो ऑल द फैक्ट है, दिल्ली का मैंने बोला आपको, आईआईटी दिल्ली में भी उनका कैंपस जो है ओपन किया है, वो कहाँ पे ओपन हुआ है आपका, आपका यूएई में ओपन किया गया आउटसाइड द कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी आईआईटी आज हम हमारे लिए तो प्राउड भी नहीं है, लेकिन वो दुनिया को भी हम क्या करें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दुनिया को भी ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो प्राउडेस्ट थिंग टू अस। नेक्स्ट, थोड़ा सोचिए इसके बारे में एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। तो सोच के अभी ना बहुत न्यूज में भी था ये पर्टिकुलर, ये जो सिटी है इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ मैं, ये सिटी न्यूज में भी बहुत ज्यादा था। ये सिटी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, वो सिटी जो है आपका न्यूज में भी बहुत ज्यादा था। देखो क्या है, सिटी क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा वो शहर है, कौन सी वो सिटी है, ठीक है, जहाँ पर 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, उसको सिटी है जहाँ पर नेशनल यूथ फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? रिमेंबर व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज नासिक। कहाँ पे हो रहा है पर्टिकुलरली ये नासिक में जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, दैट यू नीड टू बी रिमेंबर, ठीक है। इसलिए ना, और दिस हैज बीन डन बाय द पीएम, तो मैंने स्पेसिफिक इसको मेंशन नहीं करके रखा है। ये द पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड अ 27th यूथ फेस्टिवल इन नासिक महाराष्ट्र on January 12th, okay, and address the youth of the country, ठीक है। This why the 12th January, 12 January को क्यों हुआ होगा ये, please remember this, 12 January is very crucial, very important, okay। Why 12 January इतना important क्यों है, because in 12 January is a birth anniversary है, 12 January क्या है आपकी बर्थ एनिवर्सरी इसका, ऑफ स्वामी विवेकानंद, बर्थ स्वामी विवेकानंद, ठीक है। एंड उसके समय हम क्या बनाते हैं, अपने नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं, ठीक है। युवक नेशनल यूथ डे भी हम उसी समय पे क्या करते हैं, आपको मनाते हैं। दिस वी कॉल्ड द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल, जो कि हम नासिक में इस बार मनाया गया है, व्हिच इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, यस, मैं चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए आप। चलो थिंक करो थोड़ा सा, थिंक करो, ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर। What is a program? Okay, what is a program?
इट इज रिसेंटली सीन इन उपक्रम जो अभी न्यूज में है वो किसके रिगार्डिंग है दिखा सर दिस इज इंडिजिनियस असॉल्ट राइफल क्या है इंडिजिनियस assault rifle. The one indigenous okay, assault rifle, which you must be think about it. Okay. अब ये क्यों न्यूज में है तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा न्यूज भी देख लेते हैं okay. जो डीआरडीओ है डीआरडीओ डीआरडीओ जो है आपको डीआरडीओ जो है that DRDO has launched indigenous assault rifles which name the Ukra. ठीक है इसको बस याद कर लेना एक इंडिजिनियस अर्ली लॉन्च असॉल्ट राइफल है ठीक है दैट इज अ उग्र ठीक है इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द आर्मड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट दैट इज अ यूनिट ऑफ DRDO ठीक है it was developed in less than 100 days it was developed in less than 100 days okay it has an effective range of 500 meters okay and rifle deployed around 7.6 mm caliber so that you also need to be think about it okay तो अगर सवाल ये भी आता है कि किसके द्वारा इसको बनाया गया है तो करेक्ट आंसर क्या होगा DRDO द्वारा इसको बनाया गया है नेक्स्ट अगेन अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो मैं चाहता हूं सोचो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर एंड देन ट्राई टू आंसर करेक्ट आंसर यस जो सवाल है जिसके बारे में अभी हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने मेंशन करके रखा है आपको चलो आई होप कि आप लोगों ने जो है आपका करेक्ट आंसर है उसको मार्क किया होगा सवाल जो है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा उसको अपडेटेड रहना वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है देखो सवाल क्या है दिस T10 स्टार लाइनर दिस इज अ स्टार लाइनर एट वेरी फर्स्ट नंबर ये क्या है इट्स वेरी ट्रू इट इज इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड UAV मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ठीक है दिस इज वन ऑफ द इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड UAV मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये क्या है इट्स ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म इट इज एन all weather military platform which has a clearance to fly in a both segregated and unsegregated airspace. So both the statement which is mentioned here is both statement are very much correct for you. ठीक इसलिए अब ना इसका नोट बनाते हैं बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा इसलिए ना हम क्या करते हैं अब हम इसका नोट बनाते हैं देखो नोट्स में क्या करेंगे हम एट वेरी फर्स्ट यू नीड टू बी रिमेंबर ठीक है इस दिस इज द व्हाट पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए ओके दिस T10 स्टार लाइनर दिस T10 स्टार लाइनर जो नाम है दैट इज दिस T10 स्टार लाइनर जो नाम है आपका ये क्या है इट इज एन इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड UAV indigenously manufactured UAV okay it was developed by the Adani Defense and Aerospace किसने डेवलप किया इसको it was developed by the Adani Defense and Aerospace ने इसको डेवलप किया है
It is an advanced intelligence, surveillance, okay, and reconnaissance platform with 36 hours of endurance and 450 kg payload capacity. तो कितना है टोटल 36 hours of endurance है and 450 kg का क्या है payload capacity है. Okay. It is an all-weather military platform. Okay, remember this is an all-weather military platform. Okay, which has a clearance to fly in both segregated and segregated aerospace, which is again a very important ना. अगर आप इस तरीके से डेवलप करते हो तो आप अच्छे से भी क्या कर सकते हो, इस्तेमाल भी कर सकते हो. सवाल कैसे भी आ जाए हमें रेडी रहना है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. यस, थोड़ा सोचो इसके बारे में एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर. यस, चाहते हो आप लोग थोड़ा सोचे इसके बारे में. तो सवाल वेरी इजी है. द प्रसादम जो है प्रसादम, ये क्या है? पहली बात तो दिस इज इंडियाज फर्स्ट healthy and hygienic food street, which was recently opened at India's first healthy and hygienic food street was recently opened at. कहाँ पे ओपन है? उज्जैन में हुआ. Recently opened at Ujjain. Okay, what is the correct answer? Option number D is the correct answer. It is recently opened at Ujjain. Okay, Prasadam is India's first healthy and hygienic food street. Okay, which was recently opened at Ujjain. कहाँ पे recently open हुआ है? उज्जैन में. ये क्या हुआ है? ओपन अप हुआ है. ठीक है. नाउ इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई लिंक पढ़ना है तो लेट्स मी रीड इट फॉर यू. ठीक है. ये जो प्रसादम है जिसकी हम बातचीत करें, ठीक है, प्रसादम जिसकी हम बात करें, इज अ कंट्री फर्स्ट है. सेकेंडली इट हैज बीन ओपन एट नीलकंठ वैली. ठीक है, महाकाल लोक इन उज्जैन. ठीक है, दैट इज इट. महाकाल को बारे में सबको पता है. ठीक है, तो आई होप आप सब लोग महाकाल को जाके आए हैं. ठीक है, एंड नहीं गए तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि भाई जाके आओ. वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. ठीक है, इन आवर कंट्री. It will connect a people. Importantly, it will connect a people in every corner of the country with pure and safe local and traditional food. With pure and safe local and traditional food. ठीक है. It will cover almost a 19 shops. ठीक है. तो एंड ऑलमोस्ट हम बोलते हैं ना कि कल्चरली डाइनिंग ऑप्शन है. तो 1 to 1.5 lakh devotees who visit a Mahakaleshwar temple daily. Okay, so almost आप देखो कि 1 to 1.5 lakh devotees विजिट करते हैं महाकालेश्वर टेम्पल को डेली. तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा? एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा फॉर देयर फूड. Yeah, which is again very much important. Now let me move on to the next question. Yes, again a statement based question है. मैं चाहता हूँ आप लोग सोचो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के बारे में and then we'll go for this particular question. Okay? थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाओ, try to answer the correct thing जो भी आपके सामने आ रहा है उसको ना करेक्ट आंसर मार्क करने का ट्राई करो. थोड़ा लॉजिकली डेवलप करो. हमेशा ये नहीं है कि मैं ही आपको आंसर बताऊंगा. आपको खुद का लॉजिक भी डेवलप करना है. आप रीडिंग करना है. मैंने सोर्स बोला आपको. जो भी लोग इंडियन एक्सप्रेस को कंटिन्यूसली रीड करें, डेली बेसिस पे रीड करते हैं, उनको जो है कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है जब आप इस टाइप के सवाल आपके सामने आते हैं. इसलिए वो कंटिन्यूस रीडिंग ऑफ डेली पेपर इज वेरी क्रूशियल. ठीक है. देखो, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन. देखो सवाल क्या आपका, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस. यहाँ पे किसके बारे में बातचीत चल रही है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज की हम बातचीत कर रहे हैं. ठीक है, ICD. इसके बारे में पढ़ रहे हैं. ये क्या है? It is developed by WHO. Okay, it's very true. It's developed by the WHO. In India, जो Central Bureau of Health Intelligence है, they serve as a collaboration center for the ISA related
activities, which is also a very much a true. So both the statement above mentioned, both the statement are very much a true statement. ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में या फिर पर्टिकुलर चीज के बारे में, जैसे मैंने आपको बोला है, ठीक है, इट इज डेवलप्ड बाय द WHO, वेरी ट्रू, ठीक है, एंड इट्स अ क्लासिफाइड डिसीज इंटरनेशनली, ठीक है, दिस विल बी डेवलप्ड बाय WHO टू क्लासिफाई द डिसीज इंटरनेशनली. तो ग्लोबल डाटा ऑन डिसीज करंटली अवेलेबल, ठीक है, ग्लोबल डाटा करंटली अवेलेबल to mainly based on the healthcare practices, to be diagnosed through the modern biomedicine, which is again important. ठीक है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस है, ये कौन है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस ये कौन है, इज एन एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, okay, that serve as the WHO collaboration center for ICD related activities, that is international classification of diseases related activity, उनके लिए क्या करता है, सर्व करता है, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस के काम क्या करता है, और एज उसके लिए वो काम करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10. सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा सोचिए इस पर्टिकुलर सवाल के बारे में एंड देन ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर. दो इट इज अ वन लाइनर, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. देखो सवाल क्या है, सवाल बोल रहे हैं आपको कि INS कबरा, जो अभी लिस्ट में ये क्या है, तो जस्ट लेट मी टेल यू, INS कबरा कुछ नथिंग बट ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, एक ऑप्शनल पेट्रोल वेसल है, ठीक है. अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, ठीक है, इसके अंदर से और पढ़ते. देखो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली इनके बारे में कुछ बोला है, एक शिप दैट इज INS कबरा, ठीक है, इट्स एन इंडिजिनियस अ फास्ट अटैक क्राफ्ट. ये कौन है, फास्ट अटैक क्राफ्ट है, इसको ना डॉक किया गया है, डॉक एट द कोलंबो पोर्ट, ठीक है, इन अ मूव which is aimed at fostering a bilateral ties between India and Sri Lanka. जो इंडिया श्रीलंका की bilateral ties है, उसको फोस्टर करने में, उसको प्रमोट करने का में बहुत बड़ी भूमिका है INS कबरा का, ठीक है. Remember, it's a naval mission, it's a naval vessel which is named after the one island in Andaman and Nicobar, ठीक है. It was a series of a 10 fast attack craft. ये जो 10 फास्ट अटैक क्राफ्ट है उसमें से एक सीरीज में से एक है, ठीक है. इट बिलोंग टू द कार निकोबार, ठीक है, विच क्लास एज अ हाई स्पीड ऑफशोर पेट्रोल वेसल एंड इट्स बिल्ड बाय द गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स फॉर द इंडियन नेवी, ठीक है. तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको ना थोड़ा सा लिख लो आप लोग, आपके नोट्स में भी इसको लिख लो, इसको बिल्ड इसके द्वारा किया गया है, ठीक है. तो इसको जो बिल्ड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली इंडियन जो गार्डियन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स है, ठीक है, उन्होंने इसको बिल्ड किया है फॉर द इंडियन नेवी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इसके बारे में, लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर है, आई होप बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा समझे. Yes, do think about this. चलो, आई जस्ट होप कि आप लोगों ने मार्क किया होगा आपके आंसर्स को, ठीक है. फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, फुटबॉलर फ्रांस, ठीक है, जिनका रिसेंटली अभी देहांत हुआ है. ही वाज अ लेजेंडरी फुटबॉलर ऑफ व्हिच कंट्री, कौन से कंट्री के थे ये जर्मनी के थे, स्पेशली कहा के थे ये जर्मनी के थे, दैट यू नीड टू बी अवेयर अबाउट, ठीक है. ये कहा पे थे, इट्स नॉट, इट्स जर्मनी, ठीक है. वन ऑफ द जर्मनीज ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर, ये वो डाइड एट एज ऑफ 78. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल टॉपिक, ठीक है. मैं चाहता हूँ आप सबको ये पता हो ना
कि भाई हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? हिंदी दिवस, when is the world हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल हिंदी दिवस लोग मनाते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? रिमेंबर, आपका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? 10th ऑफ जनवरी। 10th ऑफ जनवरी, 10 जनवरी को जो हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 10 जनवरी को जो हम वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, सो डू थिंक एंड डू रिमेंबर हिस्ट्री। Okay, the World Hindi Day, World Hindi Day is celebrated every year on 10th Jan, on 10th Jan, all over the world, all over the world. क्यों मनाते हैं हम हिंदी दिवस? बिकॉज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव, बहुत बड़ा मोटिव है हमारा इसको सेलिब्रेशन करने का। क्या मोटिव है आपका? वी वांटेड टू, वी हैव पर्पस ऑफ अ सेलिब्रेशन फॉर द क्रिएट अवेयरनेस for the promotion of a Hindi and to present it as an international language at a global level. Okay, according to this World Language Database, Hindi language is currently spoken by the 61 crore people. In a year 2006, the Prime Minister Manmohan Singh had announced to celebrate 10th Jan as a World Hindi Divas. Okay, if you look at a National Hindi Divas, तो हम वो बनाते हैं 14th ऑफ सितंबर को। इसमें ना कंफ्यूज मत कर लेना। ये अगर वर्ल्ड हिंदी दिवस के बारे में बोला जा रहा है तो वर्ल्ड हिंदी दिवस हम मनाते हैं 10 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी दिवस को मनाते हैं 10 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन जब आप नेशनल हिंदी दिवस के बारे में बातचीत करते हो, नेशनल हिंदी दिवस को हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर में मनाते हैं। नेशनल हिंदी दिवस को कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। नाउ नेक्स्ट Next. This is again, I believe it a very easy question, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो, when it comes to space science, India is one of the giant when it comes to space science। ठीक है, हम खुद ही एक बड़े giant है space science के। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मतलब हमारे स्पेस में ना we have a महाबली like PSLV हमारे पास है। ठीक है, देन हमारा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हमारे पास है। ठीक है, केवल ये नहीं, ये तो बड़े बड़े जायंट है लॉन्चिंग व्हीकल्स, जो बड़े बड़े सैटेलाइट को ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ना वी हैव वन एसएलवी एज वेल, एसएलवी एज वेल, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। ठीक है, ये ना प्राइमरली मतलब ये नहीं कि हम आगे जा रहे हैं मतलब दूसरों को भूल के जा रहे हैं। हम जो है, जो भी लोग हमारे साथ हैं, हम सबको मिलके हम आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, सबको मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे का दौर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, ठीक है, तो रिमेंबर इंडिया हैज साइन अ एमओयू, इंडिया हैज साइन अ एमओयू मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग with which country for the small satellite project? We have signed this with whom? We have signed this with the Mauritius। ठीक है, साइन किया हमने मॉरिशस के साथ, क्या किया है इसको? साइन किया है। विथ होम? मॉरिशस के साथ हमने इसको क्या किया है? साइन किया है। इंडिया एंड मॉरिशस दे कोलैबोरेटेड टुगेदर फॉर द 20 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट। कितना प्रोजेक्ट है इसका? 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है फॉर स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट। ठीक है, इंडिया एंड मॉरिशस दे कोलैबोरेटेड for the 20 crore for the small satellite project, which is again a very much crucial thing for us। Okay, this agreement come on November 1st 2023। yeah, the Mauritius laid the ground work to joint development of a small satellite। तो we are very proudly कि हम खुद ही स्पेस में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे साथ के जो देश है, जो हमारे से छोटे हैं, हम उनको साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं, which is again very much great। now next question। यस, इंडियन रेलवे ने टारगेट सेट किया है कि वो बनेंगे लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बाय विच ईयर? यस, आपको क्या लगता है? इंडियन रेलवे हैज अचीव 6,577 रूट किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कैलेंडर ईयर 2023। Railways has set a target to become a world's largest green railway by which year? ग्रीन रेलवे का मतलब क्या है?
ऐसे रेलवे जो कार्बन का एमिशन नहीं करती, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूशन नहीं करती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रेलवे। और उसका टारगेट क्या रखा है इंडियन रेलवे का, तो वी हैव टारगेटेड फॉर द 2030। क्या टारगेट है हमारा, 2030 का क्या है हमारा वो टारगेट है कि इंडिया क्या करेगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बनेंगे हम 2030 तक के। दैट इज स्टेट टू बी रेलवे। इंडियन रेलवे हैज अचीव दिस पर्टिकुलर टारगेट, ठीक है। दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में इस पर्टिकुलर कितना किलोमीटर हुआ है, 61,508 किलोमीटर्स इलेक्ट्रीफाई हमने किए हैं, ठीक है, दिसंबर 2023 तक। इतना बड़ा अचीवमेंट है। और हम क्या बोल रहे हैं, मतलब रेलवे मिनिस्ट्री क्या बोल रही है, दे विल अचीव द 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के। असली हमें टारगेट दिया 2030 का कि जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेंगे तो हम दुनिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे बन जाएंगे। नेक्स्ट, यस, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। जो स्कीम है, स्कीम है स्पेशली फॉर द ट्राइबल्स, मतलब SC एंड ST स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर स्कीम है। ये क्या नाम है इसका, योग्यश्री। रिमेंबर दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द वेस्ट बंगाल। किसके द्वारा लॉन्च हुई है, वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा स्पेसिफिकली इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की जो CM है ममता जी, ठीक है, दे हैव लॉन्च्ड सोशल वेलफेयर स्कीम योग्यश्री, ठीक है, फॉर SC एंड ST स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, which company has launched the AI, ठीक है, Odysseus to skill 1 lakh developers in India in IT tech, ठीक है, टोटल 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। दिस इनिशिएटिव इज टेकन बाय द माइक्रोसॉफ्ट। इनिशिएटिव है, माइक्रोसॉफ्ट का इनिशिएटिव है। अब मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग और भी कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे मार्क करके रखो, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च, रिमेंबर दिस थिंग, माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च an initiative that aims to skill 1 lakh developers in India in the latest AI technology and its tools, which is a very important and very crucial thing for us because skill अपडेशन रखना, स्किल प्रोवाइड करना हमेशा ही से ही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड बहुत ज्यादा क्रुशियल इनिशिएटिव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, यस यस, इसको भी एक बार रीड करके देखो। यूनियन मिनिस्टर है कृष्ण रूपाला हैज सेड दैट द फाउंडेशन स्टोन फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ ये प्रदीप फिशिंग हार्बर, ठीक है, इन विच स्टेट, कौन सा स्टेट में ये पर्टिकुलरली इनॉग्रेट इसको इनॉग्रेट की बातचीत चल रहा है। तो